Hello students, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. I am Nandini and today we are going to discuss this topic of स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड. अब हम देखते हैं कि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है क्या, ये न्यूज़ में किस वजह से है. तो अभी हाल ही में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फ़ंड है उसके अंडर जो है ऑलमोस्ट 20,000 होम्स जो है वो रेडी हो चुके हैं और साथ ही में इसके अंडर जो है ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ जो है फ़ंड रेज़ कर चुके हैं हम. ठीक है, तो अब ये जानने के लिए कि इसका पर्पस क्या है हम आगे देखते हैं. तो स्वामी फ़ंड जो है ये क्या है. तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के सिचुएशन में कई सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए थे, बट इंडिया में जो है उससे पहले ही कई सारे सेक्टर्स में जो है डाउनफॉल आ रहा था. तो उनमें से ही एक सेक्टर था रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट में क्या था, लिक्विडिटी स्क्वीज चल रहा था और साथ ही में कैश ट्रैप सिचुएशन चल रहा था. अब कैश ट्रैप सिचुएशन होता क्या है, जहाँ पे एक्सट्रीम शॉर्टेजेस ऑफ फंड हो. तो इसका क्या मतलब हुआ कि रियल एस्टेट में कुछ ऐसा स्थिति था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स या किसी भी रीज़न के वजह से वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. तो इसके साथ डील करने के लिए जो ये फ़ंड है इसको लाया गया. इसको जो है 2019 में इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, तो ये एक तरीके का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड है. और कौन से कैटेगरी का, कैटेगरी 2. अब ये क्या होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो किसी रीज़न की वजह से, ज़्यादातर जो था लैक ऑफ फाइनेंस था, लैक ऑफ रिसोर्सेज था, उसके वजह से स्टॉल हो गए हैं, उसके वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया. ये बेसिकली क्या है, एक प्राइवेट पूल्ड फंड है. यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक द पूल. ठीक है, एज इन इट्स एन इन्वेस्टर. यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है, एज एन इन्वेस्टर है. ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े जो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लोग जो है उन्होंने यहाँ पे अपने फंड्स पूल किए हैं और उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर में. ठीक है, तो जब ऐसा होता है इसको हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहते हैं. बेसिकली जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे नहीं हो रहा है, बट अलग अलग जगह पे, जैसे कि कोई स्टार्टअप हो गया, रियल एस्टेट मार्केट हो गया, जैसे यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको जो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहते हैं. ठीक है, तो ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, पीछे अगर आपने देखा होगा तो जो स्वामी का फुल फॉर्म है वो क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड. ठीक है, मिड इनकम हाउसिंग फंड के से आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको यूज़ किया जा रहा है कहाँ पे, रियल एस्टेट सेक्टर में. तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे इसकी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो स्पॉन्सर कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है. तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है यहाँ पे स्पॉन्सर, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. आपको ये अच्छे से याद रखना है. इट इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बट मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये मैनेज कौन कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड. अब ये कौन सा कंपनी है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये स्टेट बैंक का ही एक सब्सिडरी है. ठीक है, तो इसका एम क्या है, इस फंड का एम क्या है, किस चीज़ को ध्यान में रख के इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया, टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस्ड ब्राउनफील्ड एंड रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, और किस लिए, इन ऑर्डर टू अश्योर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, स्ट्रेस्ड यानी कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं. ठीक है, ब्राउनफील्ड यानी कि जैसा कि आप देखते रहे होंगे कि ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड जो है ये आपके न्यूज़ में कई बार देखा जाता है. तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन हो रहा है या किसी टाइप का अपग्रेडेशन हो रहा है, रीबिल्ड
बिल्डिंग चल रही है, ठीक है, तो ऐसा जो होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में आप चेंजेस कर रहे हैं तो उसको हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, अब रेरा क्या है ये जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगेन जो ये फंड है ये किसके साथ रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्यों ये फंड लॉन्च किया, ऐसा जो भी रीज़न था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिस्प्यूट में फंसे हों, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका नेटवर्थ पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको जो है ये फंड केटर करता है उसके कंप्लीशन के लिए। कौन कौन जो है इस फंड में एलिजिबल है, फंड के लिए एलिजिबल है, फर्स्ट टाइम डेवलपर्स, एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स विथ ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, डेवलपर्स विथ अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट्स, एनपी अकाउंट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वेयर देयर आर लिटिगेशन इशू, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स जो है उसको फंड नहीं किया जाता है। दिस फंड स्पेसिफिकली फोकस ऑन द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, द स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कुछ तो क्राइटेरियाज ऐसे होंगे ना जिसके लिए जो प्रोजेक्ट्स जो हैं इस फंड के अंडर एलिजिबल हो सकते हैं, कुछ तो क्राइटेरियाज होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि वो क्या क्राइटेरियाज हैं। तो पहला तो आ जाता है कि इज स्टॉल्ड और लाइकली टू बी स्टॉल्ड, ठीक है, या तो वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, ठीक है, या तो होने की कगार पे है अगर उसको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिली, ठीक है। सेकेंड आ जाता है 90% ऑफ द अवेलेबल FSI FAR, FSI इज फ्लोर स्टैंडिंग इंडेक्स एंड FAR इज फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 90% ऑफ द जो FAR है वो जो है किसके लिए यूज़ हो रहा है, मिड इनकम हाउसिंग यूनिट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे उनको कंसिडर किया जाएगा। अगला क्या है, नेटवर्थ पॉजिटिव, ठीक है। नेटवर्थ पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, वैल्यू ऑफ सोल्ड रिसीवेबल्स प्लस अनसोल्ड इन्वेंट्री इज ग्रेटर दैन कॉस्ट टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड टू सर्विस द इन्वेस्टमेंट बाय द फंड। यानी कि क्या मतलब हुआ, जो वैल्यू ऑफ एसेट है, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो जब भी ऐसा होता है वी से दैट द नेटवर्थ इज पॉजिटिव, ठीक है। अगला क्या है कि हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 30% ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे एटलीस्ट 30% जो है काम पूरा हो गया हो। अगला क्या है, रिक्वायर्स लास्ट माइल फंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ है, जस्ट उतना अमाउंट मिल जाए कि इतना अमाउंट मिल जाए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड जो है एक तरीके का लास्ट रिजॉर्ट जो है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसको आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लैक ऑफ फंड्स है। अगला क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, यानी कि क्या है, द प्रोजेक्ट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर रेरा। अब रेरा है क्या, देखो, रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसको पार्लियामेंट ने पास किया था 2016 में और ये इम्प्लीमेंटेशन में कब आया, 2017 में। तो बेसिकली क्या है, इस एक्ट का जो एम है वो मेजरली यही है कि हम जो है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करें, ठीक है। साथ में हम क्या करें, हम जो है एफिशिएंसी बढ़ाएं रियल एस्टेट सेक्टर की, ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करें और बेसिकली हम उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। ये जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, इसका मेन एम जो है वो है रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। और जो भी उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रेजोल्यूशन, उसका सल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि की प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट के। सबसे पहला है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो
इन्वेस्टर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ठीक है, अगर उनके प्रोजेक्ट का 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया है, ठीक है, या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा का एरिया है, तो उन्हें जो है रेरा के अंडर रजिस्टर होना ज़रूरी है। इट्स अ मैंडेटरी प्रोविज़न। ठीक है, अगला क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड सेपरेट बैंक अकाउंट्स, यानी कि जितना आपका बायर से पैसा आ रहा है, आप उसमें से कुछ परसेंटेज जो है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। ठीक है, देन मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ यूनिट साइजेस बेस्ड ऑन कारपेट एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइजेज हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स में जो प्राइजेज हैं उनका जो वो सेट हो रहा है, वो किसको कंसिडर करके सेट हो रहा है, वो कारपेट एरियाज को कंसिडर करके सेट हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्ट है वो प्रॉपरली डिफाइन करता है कि कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है। देन अगला प्रोविजन क्या है कि ऑल सैंक्शन प्लान्स अप्रूव्ड एंड रेगुलेटरी क्लियरेंसेस इन प्लेस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल करने से पहले आपका जो भी प्लान है, ठीक है, वो पहले से ही अप्रूव्ड होना चाहिए। और साथ ही में अगर फर्दर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स जो हैं वो लोग उनका एग्रीमेंट ज़रूरत है उस प्लान को पास करने के लिए, अगर हम एग्जिस्टिंग प्लान में कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, देन both the buyer and promoter have to pay penal interest at similar rates for missed payment obligation और delayed completion, यानी कि दोनों, ठीक है, दोनों एंड से, प्रमोटर भी और साथ में बायर भी, अगर दोनों के एंड से कुछ भी दिक्कत होती है तो दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट और पेनाल्टीज। ठीक है, देन इन केस अ डेवलपर लीव्स अ प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर बीच में इन्वेस्टमेंट जो है छोड़ के जो डेवलपर है बीच में चला जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज विल हैव द राइट टू रिफ्यूज एंड गेट बैक देयर मनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, यानी कि जितना पैसा दिया है वो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो है वापस लेने का हक है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रोविज़न किसके अंडर दिया गया है, रेरा के अंडर। रेरा इज़ रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसने क्या अचीव किया है अभी तक। तो अभी तक जो है ऑलमोस्ट 130 प्रोजेक्ट्स जो है ये सैंक्शन हो चुके हैं और इनका नेटवर्थ जो है ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ प्लस है। ठीक है, साथ ही में इसने अभी तक जो है 20,000 प्लस होम्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और इसका एम क्या है, ऑलमोस्ट 81,000 प्लस होम्स को और बिल्ड करना है ओवर द टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 years, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। ठीक है, तो ये जो है अचीवमेंट है स्वामी फंड का। ठीक है, तो फिनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से जो है दिस फंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी फंड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फंड है लार्जेस्ट डोमेस्टिक रियल एस्टेट फंड है। ठीक है, प्राइवेट, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, इट्स अ प्राइवेट फंड एंड इट सोनली फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग द स्टॉल्ड और द स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और जो प्रोजेक्ट्स है वो कौन से वाले, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए, इसका जो बेनिफिट होगा वो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक फाइनेंशियल मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा ये। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जब ये फंड्स देगा तो ये रिवाइव करेगा किसको, कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क को रिवाइज करेगा। जब कंस्ट्रक्शन वर्क रिवाइज होगा तो इससे क्या होगा, वर्कर डेंसिटी, यानी कि जो लोग उस पर्टिकुलर साइट में काम कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, साथ ही में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है। क्या मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकता है, स्टील, सीमेंट। ठीक है, ये सब जो है क्या है हमारे, ये सब हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, कोर सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट, जैसे ही किसी भी प्रोजेक्ट को इस फंड का बूस्ट मिलेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जो है होगा, उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जिससे कि
कोर इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, विच फर्दर विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, बेसिकली रियल इस्टेट सेक्टर जो है वहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी आएगी और इस तरीके से एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, द नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस फंड से जो है क्या क्या हमने देख लिया कि एक फाइनेंशियल मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मेनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एंड इट विल अनलॉक लिक्विडिटी इन द सेक्टर। इन विच सेक्टर? द रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो इस प्रोजेक्ट के इस फंड के अंडर जो है कंप्लीट हुआ है या यहाँ पे फंडिंग मिली है। तो हाँ, है ऐसा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? दिस इज़ द रिवाली पार्क प्रोजेक्ट। ये रिवाली पार्क जो है मुंबई में सिचुएटेड है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच हैज़ रिसीव्ड फंड अंडर स्वामी फंड एंड इट हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑल्सो। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। तो सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, वेदर फ्रॉम इंडियन और फॉरेन। ठीक है, यानी कि क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन भी हो सकते हैं, वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई भी फंड जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज जो है अपना इन्वेस्टमेंट पूल इन कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल सेक्टर में नहीं बल्कि नॉन ट्रेडिशनल यानी कि कुछ नई चीज़ों में, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब स्टार्टअप्स हो गए। ठीक है, उन सब में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऐसा फंड जो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, ऐसा कोई भी फंड जो कि सेबी रेगुलेट करता हो। ठीक है, सेबी के रेगुलेशंस के अंडर फॉल करता हो, ऐसा कोई भी फंड एआईएफ में नहीं आएगा। और एक्सेप्शंस क्या हैं? फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है, ग्रेट्युटी ट्रस्ट। तो ये सब क्या है, एक्सेप्शंस हैं कुछ। अब आगे देखते हैं। देखिए, AIF does not include funds covered under the SEBI regulations। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो therefore we can conclude this कि AIFs are private funds, ठीक है, which are otherwise not coming under the jurisdiction of any regulatory agency in India। जैसा कि हमने स्वामी फंड में देखा कि जो मैनेजमेंट था वो कौन कर रहा था, SBI कैप वेंचर कर रहा था। ठीक है, इट्स अ प्राइवेट बॉडी नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अगर रजिस्टर करवाना है सेबी के अंडर तो वो 3 कैटेगरी के अंडर हो सकता है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, ठीक है, SMEs की, या ऐसे कोई भी सेक्टर जिसको गवर्नमेंट कंसिडर करता है कि वो इकोनॉमिकली या सोशली वायबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंजल फंड्स, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, ये सब जो है इसका कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 क्या है? दीज इंक्लूड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सच एज प्राइवेट इक्विटी फंड्स और debt funds for which no specific incentives or concessions are given by the government or any other regulator। ठीक है, यहाँ पे जो है, जो हमने रियल एस्टेट की बात की थी वो कहाँ पे आएगा, कैटेगरी नंबर 2 में आएगा। ठीक है, कैटेगरी 3 में क्या आएगा, ऐसे AIFs जैसे कि हेज फंड्स, ठीक है, या फंड्स विच ट्रेड विद अ व्यू टू मेक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली रिटर्न्स के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे केवल और केवल जो एम है, ठीक है, वो क्या है, शॉर्ट टर्म एसोसिएटेड है, तो वो जो है हमारा कैटेगरी नंबर 3 में आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोगों को सेबी रेगुलेशन जो है 2012 का उसके अंडर दिया गया है, जहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो स्वामी भी ऐसा ही एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको स्पॉन्सर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, और मैनेज कौन करता है, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये
पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लीव कर सकते हैं। थैंक यू।